दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे थ्रू एमसीक्यू सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन हरियाली मिशन के बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था, हरियाली मिशन। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप इस प्रश्न को पढ़कर और इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ओके, इसमें पहला ऑप्शन है कि हरियाली मिशन में कृषि वानिकी को भी शामिल किया गया है। दूसरा ऑप्शन है कृषि वानिकी योजना के तहत दीर्घावधि पौधे के रूप में पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि हरियाली मिशन में कृषि वानिकी को भी शामिल किया गया था, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों के आय को बढ़ाना, भी किसानों के आय को वृद्धि करना था, तथा पॉपुलर के पौधे को प्रोत्साहित किया गया था। आप जानते हो कि पॉपुलर के पौधे दीर्घावधि के लिए नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि ये अल्पावधिक पौधे हैं, अल्पावधि के लिए लगाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 सही है। जैसा कि आप इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ोगे तो यहाँ देख सकते हो कि हरियाली मिशन के बारे में कंप्लीट वर्णन किया गया है और कृषि वानिकी योजना के बारे में बताया गया है। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि पॉपुलर जो होता है, पॉपुलर अल्पावधि पौधे होते हैं और इसे बढ़ावा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और इसको देखते हैं। यह क्वेश्चन जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है। इसमें आपको सत्य कथन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन है कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम कब शुरुआत की गई थी, इसके बारे में पूछा गया है। दूसरा है कि इसका लक्ष्य जल संरक्षण और वनीकरण सुनिश्चित करना है। तीसरा है इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा आवंटित किए गए। चौथा है इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य किसानों की आय को वृद्धि करना है। तो पहले हम थोड़ा जल जीवन हरियाली के बारे में देख लेते हैं। तो अब देख रहे हो कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य जल संरक्षण और वनीकरण सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य हरित आच्छादन में वृद्धि करना है। जैसा कि आप जानते हो कि बिहार में कितने प्रतिशत वन है, 7.8% ही वन आच्छादन है, और वृक्षादन को भी मिला देंगे तो ये 10.3% ही है। इसीलिए इसको वृद्धि करने के लिए क्या है, जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो इसका उद्देश्य हरित आच्छादन में वृद्धि करना है, प्रदूषण को घटाना, न्यूनीकरण करना है, जन सशक्तिकरण करना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है, और पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाना है। इन सब लक्ष्यों को लेकर जल जीवन हरियाली शुरू किया गया था। और 2023-24 में जैसा कि आप देख सकते हो 100 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। ओके, इस इन्फॉर्मेशन से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो कि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत 2015-16 में नहीं की गई थी, या कब की गई थी, 2019 में। ओके, और इसका लक्ष्य जल संरक्षण है, वनीकरण सुनिश्चित करना है। ये ऑप्शन क्या है, सत्य है। तीसरा ऑप्शन, इस कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा आवंटित किए गए, ये भी सत्य है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य किसानों की आय वृद्धि करना है। ये तीनों कथन सत्य है, केवल ऑप्शन 1 असत्य है। ओके, आशा आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हो कि नमामि गंगे क्या है, केंद्रक योजना है। केंद्र सरकार द्वारा गंगा की सफाई के लिए इसे चलाया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे कौन से कथन सत्य हैं, इनसे पूछा जा रहा है। इसके तहत पहला ऑप्शन है, इसके तहत गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में वृक्षारोपण करना है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ जैसे कोसी, गंडक, इसमें यह पूछा जा रहा है कि उसके किनारे पर 5 किलोमीटर तक क्या है, वृक्षारोपण करना शामिल है। दूसरा है, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मैं बता चुका हूँ, केंद्रक योजना, जो पूरी तरह केंद्र सरकार इसका फंडिंग करता है। तीसरा है, विश्व बैंक इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ऋण प्रदान किया है। तो पहले नमामि गंगे के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में क्या दिया गया है। नमामि गंगे के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है कि बिहार क्या है, घनी आबादी वाला है और कृषि निर्भर राज्य है, और बाढ़ और सूखा दोनों से ही असुरक्षित है। जैसा कि आप जानते हो बिहार के
दक्षिणी भाग सूखा से पीड़ित हैं, जबकि उत्तरी भारत बाढ़ से पीड़ित है। ओके। कृषि विभाग वन क्षेत्रों और खेतों में वृक्षारोपण की गतिविधियां चला रहा है, सही है। और इसके तहत नीचे पढ़ोगे कि भारत सरकार गंगा को साफ करने के लिए और सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना चला रही है। तो आपको याद रखना है कि गंगा को साफ करने के लिए और सतत प्रवाह सुनिश्चित, इसका मुख्य दो उद्देश्य है, एक तो गंगा को साफ करना और गंगा का सतत प्रवाह सुनिश्चित करना। ओके। और इसमें बताया गया है कि गंगा के दोनों किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में और उसकी सहायक नदी जैसे कोसी, गंडक, घाघरा, सोन आदि के किनारे 2 किलोमीटर, गंगा मुख्य गंगा जो है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में वृक्षारोपण है, जबकि उसकी सहायक जो नदियां हैं गंडक, कोसी, उसके 2 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ओके। तो इसमें बोला गया है इसके तहत गंगा और उसकी सहायक दोनों के किनारे 5 किलोमीटर, ये ऑप्शन गलत है। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तो रखा गया है, परंतु उसके सहायक नदी के किनारे मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में वृक्षारोपण शामिल है। इस तरह से ये ऑप्शन गलत है। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि विश्व बैंक इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार को ऋण प्रदान किया है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 क्या है, सत्य है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन लर्निंग लैब जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला के संबंध में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला लर्निंग लैब के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला जो है इसकी स्थापना 2022 में की गई है और यह जर्मन विकास अधिकरण की सहायता से शुरू की गई है। यह खास तौर पर क्या इसके द्वारा किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समझ बढ़ाने के लिए अंतःक्रियात्मक मंच है। अर्थात प्रैक्टिकल रूप से छात्र इस लैब में जाकर देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या हो रहा है, ओके, नदियों में प्रदूषण डालने का क्या असर हो रहा है, उसके जीव जंतुओं पर क्या असर हो रहा है। तो जर्मन विकास अधिकरण की सहायता से क्या किया गया है, बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला की स्थापना किया। इसके आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि बिहार में इसकी स्थापना 2015 में की गई, जो कि गलत है। इसकी स्थापना 2015 नहीं, इसकी स्थापना 2022 में की गई। इसकी स्थापना में जापान विकास अधिकरण नहीं, जापान नहीं, जर्मन विकास अधिकरण, अभी हमने पढ़ा था जर्मन विकास अधिकरण, इस जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा समझ को बढ़ावा देने के लिए अंतःक्रियात्मक मंच है। ये पूर्णतः सत्य स्टेटमेंट है। अतः केवल कथन 3 सत्य है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें वन जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी अभ्यारण्य एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ इसके स्थान दिए गए हैं। आपको मैच करना है या आपको बताना है कि कौन कौन से सही मैच किए हुए हैं। पहला है बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य, इसको नवादा से मैच किया गया है, रजौली वैशाली से, उदयपुर पश्चिम चंपारण से। तो हम देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है और उसका स्थान कहाँ है। आप जानते हो कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य ये किस में है, पश्चिम चंपारण बेतिया में है। ओके। भीमबंध आप जानते हो कि मुंगेर में है, इसके बारे में पूछा गया 68 से 69 बीपीएससी में। उदयपुर जानते हो कि आप बेतिया पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण का एक्चुअली जिला का जो मुख्यालय होता है वो बेतिया में है। ओके। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कैमूर और रोहतास में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। रजौली नवादा वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। बरेला वैशाली में है। नकटी और नागी ये दोनों क्या है, जमुई में है। कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील को हाल ही में रामसार स्थल घोषित किया गया है और नागी नकटी को भी रामसार स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ओके, ये आपको याद रखना है। विक्रमशिला ये भागलपुर में है। तो आप बरेला क्या है, वैशाली में है, जो कि गलत है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ। रजौली क्या है, नवादा में है, ये ऑप्शन भी गलत है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण में है, ये
सही दिया हुआ है। तो बरेला, बरेला से आप याद रख सकते हैं व से वैशाली, व से बरेला। ओके, वैशाली में बरेला वन झील पक्षी अभ्यारण्य है। जबकि रजौली, रजौली क्या है, नवादा में। रजौली आप जानते हो कि बहुत ही फेमस स्थान है, ये नवादा में। ओके, इस प्रकार से केवल उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 डॉल्फिन के बारे में दिया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि डॉल्फिन क्या है, भारत का जलीय जीव, भारत का जलीय जीव है। डॉल्फिन के संबंध में आपसे सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि बिहार में 2000 से ज़्यादा डॉल्फिन पाए जाते हैं। दूसरा है कि देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। इसका IUCN स्टेटस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN एक रेड बुक जारी करता है, उसमें आपका स्टेटस पूछ रहा है कि इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। तो चलिए डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन के बारे में बताया गया है कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, ये भागलपुर में है। और यह देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यह देश का एकमात्र गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है और ये भागलपुर जिले में स्थित है। गंगा, गंडक, कोसी, परमार, मेची और महानंदा में 2018-19 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 1464 लगभग 1500 डॉल्फिन पाए जाते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार क्या है, बिहार में 1500 डॉल्फिन पाए जाते हैं। अतः यहाँ 2000 से ज़्यादा ही, जो कि गलत है, 1464 डॉल्फिन ही बिहार में पाए जाते हैं और ये देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। सही है, विक्रमशिला में देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, ये भी सत्य है। ओके, इस प्रकार आप देख लिए कि ऑप्शन 1 गलत है जबकि ऑप्शन 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में है। यह पहला ऑप्शन है कि यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, इसमें बताया गया है ऑप्शन 2 में कि इसमें केंद्र और राज्य का अनुदान, केंद्र और राज्य, केंद्र प्रायोजित योजना में क्या होता है, केंद्र भी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है और राज्य भी। तो इसमें बताया कि केंद्र और राज्य का अनुदान 50-50 है। तीसरा ऑप्शन है इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। चौथा है वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष पश्चिम चंपारण जिले में है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, यह केंद्र प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके 2 घटक है। एक्चुअली केंद्र प्रायोजित योजना है, इसके 2 घटक हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती जो रेगुलर बेसिस पर जो कुछ खर्चे होते हैं, उस आवर्ती में क्या है 50-50 का है, जैसे सैलरीज हो गया। जबकि अनावर्ती इसमें क्या है 60-40। अनावर्ती क्या हुआ, कहीं फेंसिंग करना हो, टाइगर के लिए कुछ शेड बनाना हो, ये सारे खर्चे क्या है अनावर्ती। तो अनावर्ती में खर्च क्या होता है 60:40 में, जबकि आवर्ती में क्या है 50-50 खर्च है। और इसका शुरुआत 1973 में व्याघ्र परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बाघों का संरक्षण और उसकी संख्या बढ़ाने के लिए। ओके, और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित परियोजना, ये सत्य है। इसमें केंद्र और राज्य का अनुदान 50-50 है, ये गलत है। क्योंकि आपने देखा कि आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती में 50-50 है जबकि अनावर्ती में 50-60 है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। थोड़ी देर पहले आपने देखा इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी और वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, ये सही है। अर्थात 1, 3, 4 सही है, केवल ऑप्शन 2 गलत है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गज परियोजना के बारे में पूछा गया है। गज परियोजना के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि इसका आरंभ 1992 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। दूसरा ऑप्शन है इसके तहत पूर्वी चंपारण के मंगुराहा क्षेत्र में हाथियों के पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2023-24 में गज परियोजना को टाइगर परियोजना में मिला दिया गया। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहे हैं।
चलिए सबसे पहले हम गज परियोजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। गज परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की तरह ही यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, ओके, जिसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कहते हैं। इसमें क्या है, रेशियो 60:40, 60% केंद्र सरकार कंट्रीब्यूशन करता है और 40% राज्य सरकार, ओके। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है, एशियाई हाथियों के पर्यावास और प्रवास पथों की रक्षा करना है, ओके। इसके तहत बिहार के पश्चिम चंपारण के मंगुराहा क्षेत्र में हाथियों के बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में इसका वर्णन किया गया है, ओके। और ये भी बताया गया है कि 2023-24 में इसे केंद्र प्रायोजित टाइगर प्रोजेक्ट, व्याघ्र परियोजना और गज परियोजना को एक ही योजना में मिला दिया गया और इसका नाम केंद्र प्रायोजित परियोजना व्याघ्र एवं गज परियोजना कर दिया गया है। तो यह एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। टाइगर प्रोजेक्ट और गज प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, दोनों को मिलाकर अब क्या कर दिया गया है, टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप इसे जब सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो ये सही है कि इसका आरंभ 1992 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। ये भी सही है कि इसका ये पूर्वी चंपारण के मंगुराहा क्षेत्र में हाथियों के पुनर्वास के लिए किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इसके बचाव के लिए पश्चिमी चंपारण के मंगुराहा क्षेत्र में। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, पूर्वी चंपारण नहीं, ये क्या होगा, पश्चिमी चंपारण। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन में देखना है कि चूँकि पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा जंगल है, इसीलिए आपको क्या होगा, पश्चिमी चंपारण में हाथियों के पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार से ऑप्शन 2 गलत है। 2023-24 में गज परियोजना को टाइगर परियोजना में मिला दिया गया था, ऑप्शन 3 सही है। इस प्रकार से केवल 2 असत्य है। इसमें पूर्वी की जगह क्या होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें पूछा गया है कि किस जिले में मोर, पीकॉक, भारत की राष्ट्रीय पक्षी, को उनके पर्यावास में संरक्षण किया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है कैमूर, दूसरा है पश्चिम चंपारण, तीसरा है सहरसा। तो इसके बारे में, मोर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम इकोनॉमिक सर्वे से देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि आप यहाँ देख सकते हो कि सहरसा जिले के अरान गांव में मोरों को उनके पर्यावास में संरक्षण तथा विकास किया जा रहा है। तथा यहाँ यह भी बताया गया है कि भागलपुर जिले में गंगई डॉल्फिन, संकटग्रस्त गरुड़ पक्षी का संरक्षण, सांभर, स्लोथ बियर, विलुप्तप्राय जीवों के सुरक्षण और भालुओं के संघर्ष की कमी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन 3 आंसर सही हो जाएगा। सहरसा के अरान गांव में मोरों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। इसमें पूछा गया कि किस IIT के साथ मिलकर बिहार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण पर कार्य कर रहा है, ओके। थोड़ा सा इसके बारे में, परिवेशीय वायु गुणवत्ता के बारे में देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया गया है। तो आप देखोगे कि वायु परिवेशीय गुणवत्ता के बारे में क्या दिया गया है इसमें, कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ देशज प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, देशज मतलब इंडिजेनस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया जा रहा है, ओके। इसके तहत बिहार देश का पहला राज्य है जो प्रखंड स्तर पर सभी प्रखंडों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कर रहा है, ओके। इसके तहत 534 सेंसर लगाए गए हैं। जैसा कि जानते हो कि बिहार में 534 प्रखंड है और उसमें हर प्रखंड में वायु गुणवत्ता सेंसर लगाए गए हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण की गुणवत्ता, परिवेशीय वायु गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के स्तर को देखा जा सके। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, IIT कानपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। धन्यवाद।